आदाब नाजरीन, दुर्ग के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। रुपए की कद्र में फिर गिरावट हुई है। इस हफ्ते लगातार रुपए की कद्र में गिरावट हो रही है और डॉलर मजबूत हो रहा है। इसका असर हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर क्या कुछ होगा और क्या कुछ वजूहात है, इन तमाम तर फैक्टर्स पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले कि क्यों ऐसा है कि लगातार इस तरह से रुपए की कदर में गिरावट हो रही है। हालांकि रशिया यूक्रेन जंग को एक अहम वजह माना जा रहा है कि इस जंग के चलते जिस तरह से ग्लोबल इन्फ्लेशन हुआ है और हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन रेट और भी ज्यादा बढ़ गया है, तो ये भी एक रीजन। दूसरा ये कि जिस तेजी से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट इंडियन कैपिटल मार्केट से निकाली है, वो भी एक इमीडिएट और बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों जो रुपए की कद्र में इतनी गिरावट हुई है। लेकिन क्या कुछ इकदाम, क्या कुछ नीति होनी चाहिए गवर्नमेंट की, आरबीआई की, जिससे रुपए की गिरावट का जो असर है वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर न पड़े और आम आदमी को इसकी मार न झेलनी पड़े। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। साथ ही हमारे साथ अतुल पाटिल साहब, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। अवस्थी साहब, फैक्टर्स कई कहे जा रहे हैं और लगातार जो फॉरेन फैक्टर्स है, जो ग्लोबल फैक्टर्स है, वो तो दिए जा रहे हैं कि क्यों रुपए की कद्र में गिरावट हो रही है। लेकिन एक जो सवाल लगातार किया जा रहा है और ट्विटर पर जो बार बार ट्वीट्स हो रहे हैं वो ये कि एक दौर था 2013 का जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी सवाल कर रहे थे कांग्रेस से कि क्या बचाना है, सरकार को या रुपए को। देखो मुनज्जा जी, उस समय पर जो रुपीस का डिवैल्यूएशन हो रहा था और मैं खुद उस समय पर इन्वेस्टर सेल जो बीजेपी का था उसका मैं को कन्वीनर था और हमने रुपए में 10 पैसे गिरने पर, 2 पैसे गिरने पर बड़े बड़े आंदोलन किए थे जी। पर उस समय पर गिरने के कारण और थे और आज के गिरने के कारण और थे। उस समय पर जो गिरने के कारण थे, सरकार का ध्यान ही नहीं था कि रुपीस के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए। आज यदि जो रुपीस डिवैल्यूएशन हो रहा है उसका कोई और कारण है और आज हम आपके चैनल पे इसलिए लोगों को बताना चाहते हैं। आपने जब डिबेट रखी तो मैं आई वाज वेरी हैप्पी कि लोगों को यदि कोई भ्रम है और कांग्रेस के लोग या बाकी हमारे विपक्ष के लोग बता रहे हैं कि उसी तरीके से जैसा 2008 में रुपीस का डिवैल्यूएशन हो रहा था, 5.6% गिर गया था, तो आज के जो कारण है वो यदि हम समझें तो सबसे बड़ा कारण तो यही है, आपने अभी कहा कि कुछ आउटफ्लो हुआ है डोमेस्टिक मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। पहला काम, सिंस अर्ली ऑफ दिस ईयर आपने देखा होगा कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई हमारी, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का लड़ाई था। तो हमारी सप्लाई चेन जिनसे हम ले रहे थे वो, और यहां ही नहीं पूरे देश में, ये पूरे विश्व में ये गड़बड़ हुई और प्राइस जो क्रूड ऑयल का बहुत ज्यादा वेरी किया। अब देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि रुपीस का डिवैल्यूएशन होता कैसे है, डेप्रिसिएशन होता कैसे है। यदि हमारी एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा हो जाए तब ऐसी हालत होती है। अब इंपोर्ट ज्यादा क्यों हो रहा है और कैसे वैल्यू का बढ़ रहा है? क्योंकि प्राइसेस जो $34 तक चली गई थी पर बैरल, वो बढ़ के 111, 112, 122 और उससे भी ज्यादा आगे बढ़ गया। तो हम जो परचेस कर रहे थे उतना ही सामान, चूंकि रेट बढ़ गया है क्रूड ऑयल का, तो हमारे ऊपर उसका प्रेशर पड़ा। हमारा जो इंपोर्ट है उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई और ग्लोबल इकोनॉमिकल चेंजेस जो हुए हैं, चैलेंजेस आए हैं हमारे पास, वो तो ही है, कोई हमारी कंट्री पे नहीं बाकी जगह पे बड़ा है। वो बात तो सही है सर, वो बात बिल्कुल सही है कि ये जो इस वक्त क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं सिर्फ एक कंट्री को नहीं देखने को मिल रहे हैं। आपने क्योंकि क्रूड ऑयल की बात की और क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है और इस वजह से भी जो है उसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन बार बार एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत चाहे तो उसका ज्यादा असर आम आवाम पर नहीं पड़ेगा, जो टैक्सेस है उसमें कमी की जा सकती है। तो उस हवाले से क्यों कुछ सही पॉलिसी नहीं होती? क्यों जो है अगर ग्लोबल प्राइसेस क्रूड ऑयल के बढ़ रहे हैं तो सरकार को भी उतने ही बढ़ाने हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये टैक्सेस कम किए जाए और आम लोगों को इतना बोझ न झेलना पड़े? इन्फ्लेशन जो इतना ज्यादा बढ़ रही है उसका असर कुछ कम हो सके। दो चीजें मुनज्जा जी, मैं वही कहना चाहता हूं, जो रुपीस का डिवैल्यूएशन है, डेप्रिसिएशन है,
उसका इन्फ्लेशन से बहुत कम फर्क इफेक्ट पड़ता है। हमको दोनों को बैलेंस बना के रखना चाहिए, और उसको जब बैलेंस बना के रखेंगे, ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा सब्सिडीज भी दे दें और हम बहुत बड़ा लॉस भी चले जाए। तो उस दोनों का बैलेंस बनाना, अभी आपको मालूम होगा 2 महीने पहले हमने रिजर्व बैंक्स के पास जो हमारे पास रिजर्व्स थे, फॉरेन रिजर्व्स थे, उसमें से भी कुछ हमने डाइल्यूट किया, जिसके के कारण रिजर्व बैंक ने इस पैसे को थोड़ा होल्ड करके रखा सर, वही लेकिन को सब्सिडी भी निकाल दिया गया। पर क्योंकि आप बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन और जो डेप्रिसिएशन है रुपये का, उसका ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन डेप्रिसिएशन जितना हो रहा है उस वजह से जो इंपोर्ट ड्यूटी है, उस हवाले से जो इंपोर्टेड गुड्स है उनके प्राइसेस में इजाफा होगा, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन पर तो उसका असर पड़ेगा। और इन्फ्लेशन रेट हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है इस वक्त। मैं वही मुनज्जा कहना चाहता हूं, मुनज्जा जी, कि इस समय पर क्या करना चाहिए हमारा। यदि इस समय पर यदि डॉलर का प्राइस बढ़ गया है, रुपये डिवैल्यूएट किया है, तो हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर लें, क्योंकि हम यदि 1 यूनिट पहले हम 70 रुपए का देते थे और आज 80 रुपए का डॉलर का प्राइस हो गया है फॉर एग्जांपल, तो हमको ज्यादा पैसा आएगा। हमारा इस समय पर जो एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं उनको ध्यान के लेके और बहुत ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए, ऐसा हमको मानना है, और हमको उसी लिए भारत को ठीक सर, तो आप बात कर रहे हैं कि जब डेप्रिसिएशन ज्यादा हो रही है तो उससे ये फायदा है, उसका प्रो ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, चीजों का दाम कम होगा तो वो एक्सपोर्ट में उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अतुल साहब कैसे देख रहे हैं आप 2008, 2013 और 2022, क्या फर्क है? अच्छा है, शुभेंदु जी जितनी भी गलतियां उन्होंने की है वो मान रहे हैं। उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं ग्लोबल रिसेशन था 2008 के बाद, एफआरबीएम हमने लगाया था, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड मॉनेटरी मैनेजमेंट, और क्रूड ऑयल के दाम $135 के ऊपर गए थे। इनके जमाने में यही सारी चीजें जो है वो 34 नहीं $18, और एक समय ऐसा था वो $0 के नीचे गई थी। अब $0 के नीचे जाने की वजह ये थी कि मेंटेनेंस के लिए आप तो कुएं जो है तेल के मेंटेनेंस के लिए आप उसको बंद नहीं रख सकते, आपको उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, डिमांड नहीं थी तो 0 के नीचे गए थे। लेकिन आपने इतना टैक्स लोगों पे लगाया, ₹3.46 और ₹9.56 से लेके आपने ₹33 और ₹32 तक डीजल पेट्रोल पे टैक्स लगाया। अभी भी सीएनजी पीएनजी पे टैक्स लगी रहा है। गैस जो है 410 का ₹1100 तक गया, हमारे नागपुर में ₹1100 गैस सिलेंडर 14 किलो का जो है वो यहां तक आया है। तो ये एक फेल्ड अर्थव्यवस्था जो होती है ना, अर्थव्यवस्था की असफलता जो है उसका सबसे बड़ा कारण है। तो उसी की वजह से आउटफ्लोज हो रहे हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो होती है वो डॉलर में होती है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में 70 साल में इतना गैप नहीं था, उतना बड़ा गैप आज है। तो फिर इसका मतलब ये भी होता है आपकी आत्मनिर्भर पॉलिसी फेल, आपका मेक इन इंडिया फेल, आपका स्टैंड अप, सिट अप, जंप अप, सिट डाउन, ये जितनी भी पॉलिसी है ये फेल हो गई है। लोकल टू ग्लोबल जो है वो भी आपका फेल हो चुका है। आपका मार्केट जो है वो अट्रैक्टिव रहा नहीं है। जैसा इंपोर्ट अपना हमको महंगा होता है तो फिर हमें एक्सपोर्ट भी सस्ता होना चाहिए ना। एक्सपोर्ट में हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, जितना डॉलर बढ़ेगा उतना हमें एक्सपोर्ट से पैसा मिलेगा। तो हमारे एक्सपोर्ट की गैप जो है वो भी 70 साल की सबसे ज्यादा गैप है, विच इज मोर देन $25 बिलियन अभी है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो डेफिसिट 3 को क्रॉस कर गया, जो 70 साल में कभी नहीं हुआ। हमारे वक्त तो 1.5 पे ये चढ़ जाते थे, क्या नहीं, वो सिलेंडर लेके बैठ जाते थे, प्याज लेके बैठ जाते थे। और सबसे बड़ी इंटरनल पॉलिसी का जो फ्लॉ है वो ये है कि टैक्स रेशो बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने जीएसटी जो है, ऐसी कोई चीज नहीं है, ढूंढ के जीएसटी लगाते हैं। अब सिर्फ हवा पे जीएसटी लगानी है और बोलने पे जीएसटी लगानी है, नहीं तो ऐसी कोई चीज नहीं है। ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड से लेके हर चीज पे, ट्रैक्टर, पेस्टिसाइड्स, सारे चीजों पे इन्होंने इतना टैक्स लगा दिया है। अब तो आपका हनी अनब्रांड, मैं नॉन ब्रांडेड की बात कर रहा हूं, घी से लेके पापड़ से लेके सारी चीजों पे इतना टैक्स लगाया है कि एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, लोगों की खरीदी क्षमता जिसको बोलते हैं ना, परचेसिंग पावर, वो कम होते जा रहा है। जो पहले आपको जो चीज 10 रुपए मिल रही थी आज 15 रुपए मिल रही है, तो आपकी 5 रुपए की तो क्षमता कम हो गई है। तो लोगों के ऊपर बोझ वो है। दूसरी, बेरोजगारी बेहिंता बढ़ रही है। अब बेरोजगारी बेहिंता बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है वो आपकी कम हो गई है। तो ये सारी चीजों की जो जिसे कहते हैं ना असफलता जो है वो असफलता है। अब डॉलर क्यों जा रहा है? डॉलर इसलिए जा रहा है क्योंकि इंडिया का इन्वेस्टमेंट लुक्रेटिव नहीं रहा है, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या पोर्टफोलियो हो।
पोर्टफोलियो में तो 3 लाख करोड़ के ऊपर निकल चुका है। एक एक स्ट्रोक में अगर 1000 पॉइंट गिरता है तो एक एक 2-2 लाख करोड़ जो है वो पैसा निकल जाता है, वो सारा अमेरिका के तरफ जा रहा है। तो यूक्रेन का वॉर वो तो 3 महीने पहले शुरू हुआ था। 3 महीने पहले रूपी डॉलर कहां था? हमने जब इनको ऑफिस दिया था, when we demit the government, that time the dollar was 58 rupees. अब 22 रुपया बढ़ा है। तो यूक्रेन का एक रीजन है, हम ऐसा बोलेंगे नहीं यूक्रेन रशिया का जो है, क्योंकि हम वहां से सूर्यफूल लेते हैं, वहां से हमारे कुछ फर्टिलाइजर्स आते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर्स की रॉ मटेरियल आता है। तो ये केवल हमको फर्क नहीं, असर नहीं हुआ है, ये पूरे दुनिया को असर हुआ है। और दूसरी बात, जो मनमोहन सिंह साहब ने एक रुपी एक्सचेंज जो लाया था ईरान के साथ, तो हमने ऑयल को वहां पर सब्स्टिट्यूट किया था। तो ऑयल 135 से 112 डॉलर के बीच में रहते हुए भी हमारे वक्त 71 रुपए पेट्रोल था और 18 रुपए डीजल था और 410 रुपए सिलेंडर था। तो इनकी असफलता तो एकदम ऐसे धड़ल्ले से सामने दिखती है। रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की और देश की साख गिरती है, ये कहने वाले थे तब के मुख्यमंत्री। अब आज वो यहां बैठे, वो हार्वर्ड को कहते थे कि हार्वर्ड नहीं हार्डवर्क। तो आपने 18 घंटे काम करके देश की लुटिया डुबा दी। 139 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा है। अब झूठ इतना बताते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल डेब्ट दिखाएंगे, पब्लिक डेब्ट नहीं दिखाएंगे। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जितनी भी बोरोइंग होती है वो बोरोइंग को सोवरेन गारंटी तो सरकार देती है। तो हमारा जीडीपी 153 लाख करोड़ के आसपास है। 139 लाख करोड़ जो है वो हमारे ऊपर कर्जा है, डेब्ट टू जीडीपी रेशो जिसको कहते हैं। तो 90% के ऊपर चले गए। 60% के ऊपर जाने से ही हमारी रिंग बच जाती है कि हम डेट ट्रैप में जा रहे हैं। तो 90 के बाद तो तुम्हारा जीडीपी ग्रोथ जो निगेटिव होना शुरू होता है। 3 साल पहले जहां श्रीलंका था। तो झूठ बोल के होगा नहीं। मेरा कहना यह है कि आखिर देश की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम अगर मानेंगे कि हमारी ये खामी है तो हम उसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन हम लगे पड़े हैं हिंदू मुसलमान, हम लोग देश को धर्म के पीछे लगाकर धर्मांध बनाकर हमें चुनाव जीतना आ रहा है, लेकिन देश हार रहा है। ठीक है, अवस्थी साहब कई बातें यहाँ पर रखी है अतुल साहब ने, और जो एक मेजर और इमीडिएट रीजन अभी समझा जा रहा है उस पर पहले बात करते हैं, जो कि अतुल साहब ने भी कहा और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, ये भरोसा क्यों उठ गया इंडियन मार्केट से, इंडियन कैपिटल मार्केट से, और इस तरह से क्यों जो है इन्वेस्टमेंट्स को इंडियन इकोनॉमी से, इंडियन मार्केट से उठाया जा रहा है? 2 चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके चैनल पे बताना चाहता हूं। देखिए, किसी भी कंट्री को डेवलप होने में समय लगता है और इंडियन प्रोडक्ट्स को बाहर सेल करके हम यदि ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते थे तो हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते थे। पर हमने पहले 70 सालों में कभी इसकी कोशिश ही नहीं करी कि हम किसी तरीके से भी नेशनल प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें। हमने लोकल फॉर वोकल किया, आत्मनिर्भर भारत की बात किया, सब कर रहे हैं हम आज की डेट में, और हमने इस चीज को लिए बहुत प्रयास किया। पर यदि थोड़ा 5% जो अतुल जी कह रहे हैं उन्होंने अपने 70 सालों में किया होता तो यह हालत नहीं होती। जब हमको देश मिला तब हम टोटल के टोटल चाइना के प्रोडक्ट पे, इंटरनेशनल प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड थे, और हम जो भी बनाते थे, हम जो भी यहां यूज करते थे वो हम कंज्यूम करते थे, बाहर की कंट्री से आता था। हमने उसको उस सिस्टम को चेंज किया। बिल्कुल सर, आप मेक इन इंडिया की बात करें, हम मैन्युफैक्चरिंग की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि पिछले 5 साल में मैन्युफैक्चरिंग का जो जीडीपी शेयर है वो काफी घटा है सर। जो पहले पिछले 25 सालों में 17% हुआ करता था मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी शेयर, वो घिरकर पहले जो है 12% पे गया, फिर इस साल बेहतर होकर 13% गया, लेकिन गिरा तो फिर भी 17% से ही है। तो बावजूद इतनी कोशिशों के, लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो बेहतर होता हुआ नहीं दिखा, वहीं जॉब्स भी जो है काफी घिरती रही। जी, इसी का जवाब देता हूं। कारण क्या है? जवाब देना है, ये एक सेगमेंटल डेवलपमेंट की बात 70 साल में कुछ किया नहीं। पाटिल साहब आपसे इस पर रिएक्शन जरूर चाहेंगे, पहले अवस्थी साहब की इस पर पूरी बात सुन ले। अभी क्या हो रहा था? पहले सेगमेंटल डेवलपमेंट होता था। यदि आईटी में डेवलपमेंट हो रहा तो खाली आईटी में हो रहा है, या टेलीकम्युनिकेशन में होता था तो खाली टेलीकम्युनिकेशन में होता था। तब जब टेलीकम्युनिकेशन में हो रहा होता था बाकी सब सेक्टर खाली बैठे रहते थे। आपने देखा है आज हम सभी सेक्टर्स में डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम नीचे से ऊपर निकल रहे हैं। और बहुत छोटी सी बात इनको ही कहा मैंने अभी कि जिस समय पर आज हमने
जब पूरा वर्ल्ड का ग्लोबल इकोनॉमी फेल हो चुकी है, तब हम 9.7 जीडीपी की बात करें ओवरऑल। अतुल जी कहेंगे ये भी गलत है, ये फिगर गलत है। अरे जनाब, यदि ये फिगर गलत है तो ये फिगर सरकारी फिगर्स हैं, यही आप लोगों के एक्सपर्ट लोगों ने बना के दी है। लेकिन सर आपने जवाब नहीं दिया, मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ जीडीपी क्यों गिरा? आप इस पर डिस्कस नहीं करोगे? हो सकता है टेम्परेरी, जो कंपनियों ने, आप सुनिए मेरी बात पूरी जी, जिन कंपनियों ने, अतुल जी पूरी बात सुन लो, जिन कंपनियों ने कोविड से पहले भारत में इन्वेस्टमेंट किया था, कोविड के कारण उनकी कंट्रीज में उनकी पोजीशन खराब हो गई, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने कम किया है। ये आपको समझ में आना चाहिए और लोगों को सच बताना चाहिए। पाटिल साहब, कंपनियां जिन्होंने, पाटिल साहब क्या आप अग्री करते हैं कि क्योंकि कोविड की वजह से जो सिचुएशन हुई और ये वजह रही है कि इन्वेस्टर्स जो है अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं? पाटिल साहब देखिए, इन्वेस्टमेंट बाहर निकलने की 2-3 वजह होती है। सबसे बड़ी वजह होती है कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग क्या है एज फार एज द इकोनॉमिक डिसीजंस आर कंसर्न एंड दे आर नॉट स्टेबल। तो ये एक सबसे पहली बात है। दूसरी बात है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था जहां अच्छा हो, हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन हो, वहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो आती है। तीसरी बात, उनको रिटर्न्स क्या मिलते हैं। अब उनको अमेरिका में ज्यादा रिटर्न्स मिले, डॉलर क्यों भाग रहा है? $40 बिलियन जो है, $40 बिलियन आरबीआई ने मार्केट में डालने के बावजूद रुपया जो है वो गिरता गया 80 रुपया 5 पैसे तक इतना नीचे आ गया है और वो 82 तक जल्द ही चला जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इतना झूठ मत बोलिए, आपको थोड़ा इकोनॉमिक समझता है मैं, जिस तरह से आप बात कर रहे शुभेंद्र जी, इतना झूठ मत बोलिए। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड डिफिसिट जो कहते हैं वो आज है सबसे ज्यादा, $25 बिलियन से ज्यादा। ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 3% से ज्यादा गया है। बहुत खतरनाक स्थिति है ये। मैंने पहले ही कहा कि आपको अगर मानना ही नहीं है कि हमारी गलती हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पे हम चुनाव जीत रहे हैं, तो ये श्रीलंका के तरफ ले जाने वाली स्थिति है। मुझे बताइए आप, जीडीपी का शेयर गिरता है तो क्या होता है? जीडीपी में शेयर गिरता है, इसका मतलब साफ है 17% से आप 12% पर आए। क्या मेक इन इंडिया का मुझे एक उदाहरण आप बताइए, मेक इन इंडिया में क्या हुआ है, स्टैंड अप इंडिया में क्या हुआ है, आप मुझे बताइए। जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, अगर मैं तो वही जवाब पूछ रहा हूं, महाराष्ट्र है या 70 सालों में तो कुछ किया नहीं आपने। मद्रास, तमिलनाडु है, ये जो आर्सन थी, जो छोटी-छोटी गोलियां थी, जो कंज्यूमर्स थे, ऑर्डिनरी सेफ्टी में बनते नहीं थे, बहुत ज्यादा पैमाने पे हर चीजों पे लगाया, बनाना चालू किया और कॉरिडोर डेवलप कर दिया। सबसे बड़ी वजह है, जब आप वजह ये है सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने की। और इस तरह से किसी की भी बात जो है क्लियर नहीं सुन पाते हैं। अवस्थी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, निर्मला सीतारमण का बयान आया था और उनका मुद्दा पूरा नहीं हुआ। जी पाटिल साहब, मुद्दा पूरा हो जाने दीजिए। और शुभेंदु जी जब बात कर रहे थे मैं बोल नहीं रहा था, तो जी आप सभ्यता रखिए, आप अपनी बात अच्छा बोलिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब पेट्रोल डीजल पे आपने इतना टैक्स लगाया, 27 लाख करोड़ रुपया आम आदमी की जेब से निकाल दिया, तो उसका दूसरा इंपैक्ट क्या होता है? उसका दूसरा इंपैक्ट ये होता है कि डीजल सबसे बड़ा कैरियर है, हमारा कैरियर है सबसे बड़ा। सारी चीजें जो है, सब्जी से लेकर तरकारी से लेकर सारी चीजें हम डीजल इस्तेमाल होता है। तो ऑटोमेटिक डीजल महंगा होने की वजह से सारी चीजें महंगी हो जाती है। इन्होंने टैक्सेस ही इतने बना के रखे, आज भी 21 रुपया और 23 रुपया 24 रुपया टैक्स है। आज भी सेस के नाम पे बहुत ज्यादा टैक्सेस है जो स्टेट्स को मिलता नहीं है। सेस तो डिविजिबल नहीं है, सेस तो सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है, राज्यों में उसका बंटवारा नहीं होता है, नॉन डिविजिबल होता है। तो राज्य सरकारों को कमजोर करना, जिनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी होती है योजना चलाने की, और इधर कंपेंसेशन नहीं देना, और बड़े पैमाने पर जीएसटी जो है हर चीज का 5 से 12%, 12 से 18%, 18 से 28% जो है, इतनी स्लैब जीएसटी में नहीं होनी चाहिए। वो भी एक फ्लॉ है। वो फ्लॉ होने की वजह भी एक सबसे बड़ी जिम्मेदार वजह रही है इस देश की इकोनॉमी ठीक। तो सफलता के लिए टैक्स पॉलिसी जो है और जिस तरह से टैक्स लगातार लगते आ रहे हैं, वो एक बड़ी वजह आप मान रहे हैं कि इकोनॉमिक हालत इस तरह से हो चुकी है। जीएसटी अवस्थी साहब, इस पर आपसे रिएक्शन चाहेंगे कि जीएसटी के हवाले से, क्योंकि बार बार इनफैक्ट जो मेक इन इंडिया के हवाले से बात हो रही है, एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि जो मोनेटाइजेशन हुआ, जो जीएसटी लगा, उसका बड़ा असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर देखने को मिला। इस बात पर, और साथ ही साथ ये कि निर्मला सीतारमण का जो बयान आया था कि डबल इन्वेस्टमेंट हुई है, एक जो यूपीए का दौर था, मनमोहन सिंह का दौर था, उसमें जो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही थी वो 37% थी, लेकिन निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब डबल हो चुकी है, जबकि डेटा और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वो अब घटकर 26% हो चुकी है।
देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, तब इन्वेस्टमेंट क्या हो रही थी? ट्रेडिंग के लिए, अब हो रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दूसरी चीज, मैं जो इन्हीं की बात को कहता हूं, इन्होंने अभी एक बात कही कि हमारा सब सिस्टम गड़बड़ा हो गया है। मैं कह रहा हूं सिस्टम अच्छा हो रहा है। क्यों? दो रीजन है इसके लिए। अभी जब जीएसटी की बात कर रहे थे, बड़ा चिल्ला चिल्ला के जीएसटी बढ़ा दी। लखनऊ जीएसटी के अंदर जो लास्ट ईयर नवंबर में हुई थी और अभी दोनों टाइम पर यह कहा गया कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाना चाहिए, तो इनकी खुद की सरकारों ने मना किया कि भैया जीएसटी में मत लाओ, हमको वैट लगा के ज्यादा ही कमाना है। तो ये दोगलेपन की बात मत करिए। यहां पर चैनल पर लोग समझदार भी बैठते हैं। आपने खुद मना किया कि अभी ये राइट टाइम नहीं है, और आप मना कर दीजिए। आप बता दीजिए कि आपके चैनल में आपके कांग्रेस की जो सरकारें थी, चाहे छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, और लखनऊ में तो महाराष्ट्र सरकार ने भी यही बात कही। जी पाटिल साहब, आपका रिएक्शन चाहिए। लोगों के सामने जीएसटी हो रहे हो, और जब जीएसटी खुद की मीटिंग में आप कहते हो नहीं जीएसटी को कम नहीं होना चाहिए, जीएसटी को पेट्रोल को डीजल को जीएसटी में लाना नहीं चाहिए, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या वापस जा रहा है? और जहां तक जीएसटी काउंसिल का मसला है, जीएसटी काउंसिल में 2/3 मत से कोई भी निर्णय ले सकते हैं। आज इनके 28 में से 20 के ऊपर स्टेट में यही है, तो इनको 2/3 स्टेट तो तब आप कहोगे हमारी सुनिए बहुमत से ये आप कम से कम एक स्टैंडर्ड तो रखो। को किसने रोका? ले लो, आप एक जगह पे तो टिको। ये कौन सी आप यहाँ एक तरफ कह रहे हो कि जीएसटी बढ़ा दिया, देश को बर्बाद कर दिया, तो बेरोजगारी, दूसरी ओर कह रहे हो कि जीएसटी में लाना नहीं चाहिए। 1,31,00,000 लोग बेरोजगार हुए हैं, और रुपया जो है आप हर बात को हो रहा है, इमोशनली मत लीजिए। 8 साल में, तो 8 साल में बढ़ा क्या है? आपने 70 साल में पूरे देश को बर्बाद कर दिया। सरकार गिराने और एमएलए खरीदने, सरकार गिराने और विधायक आपने 70 साल में हुआ है, देश वही को आपका बर्बाद खर्चा कर दिया, हुआ है। वो कम नहीं था। तो आम आदमी ने अपने जेब से सरकार को पैसे देने के अलावा कुछ किया नहीं है, तो किया क्या है आपने? अरे यदि ऐसा ही होता, अगर सब अच्छा ही हो रहा है तो ऐसा ही होता अतुल जी, तो कोई ना कोई तो आपको वोट दे देता, और दो ही लोग कहीं ना कहीं तो सरकार बन जाती है। पाटिल साहब एक जो जस्टिफिकेशन के तौर पर कहें या फिर एक एग्जाम्पल के तौर पर बीजेपी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब 1980s में जो इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की थी, चाइना की भी वही थी, लेकिन आज 4 गुना बेहतर है। तो कहीं ना कहीं वो ये जो कहा जा रहा है कि अगर पिछले उन सालों में बेहतर हालात हुए होते तो आज चाइना की जितनी बेहतर इकोनॉमी हो चुकी है, तो इंडिया भी उतना ही स्ट्रांग खुद को कर चुका होता इकोनॉमिकली। ये वही वाली बात है, मैं प्याज नहीं खाती, महंगा हुआ तो मैं गाड़ी मेरे पास नहीं है, ये इस तरह की दलील है। ये आप एक बात समझिए, चाइना ने दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब होने का कुबला, हायर एंड फायर, जो उनकी लेबर पॉलिसी है, जो उनके टैक्स कंसेशन है, वहां डिक्टेटरशिप है। वहां पर कितने लोगों को डेवलपमेंट का फायदा मिला, ये अलग बात है। हमारी डेवलपमेंट जो है, आवर डेवलपमेंट इज विथ हमारी डेमोक्रेसी के साथ डेवलपमेंट, लोकतंत्र के साथ हमारा विकास हुआ है। डेवलपमेंट विथ डेमोक्रेसी, ये हमारा अचीवमेंट है पहला। दूसरी बात, आज चाइना जब कोलैप्स हो रहा है तो कौन उसको खड़ा कर रहा है? सप्लाई चेन की ये बात करते हैं। कहां से सप्लाई चेन आती है? ये सिर्फ टिकटॉक को बंद करके लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग चाइना को सजा दे रहे हैं, लेकिन चाइना से इंपोर्ट इनका 49.5% बढ़ा है। ये किस चाइना की दुआई दे रही है और कौन से डेवलपमेंट की बात कर रही है? चाइना का सब कुछ जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इंडिपेंडेंस लोगों का दबा कर है। वो डिक्टेटोरियल कंट्री है, वो जो चाहे वो कर सकती है। उन्होंने 3 महीने में 30,000 गांव शिफ्ट कर दिए 3 गॉर्जेस के लिए। ये हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जो हमारा डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट होता है। एक मध्यम वर्ग जो कहते हैं ना, मध्यम वर्गीय एस्पायरिंग मिडिल क्लास, वो तैयार हुआ है। वो क्यों हुआ है? ये इतनी मार्केट, जो हम मार्केट की बात करते थे, इंडियन मार्केट सबसे मिडिल क्लास मार्केट जो है, वो मिडिल क्लास मार्केट भी खो दिया इन्होंने। उनकी भी परचेसिंग पावर जो वो कम कर दी है। आज लोगों की 84% लोगों की परचेसिंग पावर इस देश में कम हुई है। इस देश में गरीबी बढ़ी है। इस देश में 24 करोड़ लोग गरीब हुए हैं। तो ये सारे अगर इनके डेवलपमेंट के मायने हैं, ये सारे इनके पैरामीटर्स है, तो नमस्कार है इनको। अवस्थी साहब क्या कहेंगे इस पर? खास तौर से अब मैं आपसे ये सवाल का जवाब चाहती हूँ कि गवर्नमेंट और आरबीआई की
अवस्थी साहब सवाल सुन लें, गवर्नमेंट और आरबीआई की अब खासतौर से नीति क्या रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसको खतरा माना जा रहा है। जो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स हैं वो रहे आने वाले दिनों में हो सकता है सिचुएशन और खराब हो जाए। ऐसे में क्या नीति रहेगी? और दूसरा ये, क्योंकि 60% इन्फ्लेशन जो है वो एक तो क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से और दूसरा एग्रीकल्चर की वजह से जो महंगाई बढ़ रही है, तो इन दो को खासतौर से किस तरह से गवर्नमेंट मेंटेन करेगी? दो चीजें जो इस समय इंडियन गवर्नमेंट है और आरबीआई है, दोनों ने बड़ा क्लोज वॉचअप रखा हुआ और बीच में अभी उन्होंने अपने पास जो रिजर्व्स थे उसमें से डाइल्यूट भी किया था उसको और सेल भी किया था डॉलर्स को। दूसरी चीज, बार बार मैं इस चीज को क्यों कह रहा हूं और कहने का जो पर्पस है वो ये है कि ये जो हम रिवॉल्व कर रहे हैं, ये जो चीजें थी पहले, जो खाली ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया, खाली हम खरीदते थे और बेचते थे, खरीदते थे बेचते थे, आज $20 बिलियन का खाली ट्रांजैक्शन हम मोबाइल पर कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। पहले कहां थे? 14वें 18वें 20वें में। आप सब लोग सो रहे थे क्या? जब ये देश, बाकी देश बढ़ रहे थे तब हम क्या कर रहे थे? और आज यहां बैठ बैठ के ऑर्डर कर रहे हो आप सब लोग कि ये गड़बड़ कर दिया, वो गड़बड़ कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि आज यदि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग थर्ड इकोनॉमी है तो वो इंडिया है। तो फिर इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों निकाल रहे हैं? सर, मैं आपसे यही तो पूछ रही थी पर आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। जो निर्मला सीतारमण जी ने बयान दिया था कि डबल इन्वेस्टमेंट हुई है, जबकि सच ये है कि 37% से 26% हुई है। तो इन्वेस्टमेंट अगर इतना मजबूत मार्केट है तो फिर इन्वेस्टमेंट क्यों निकाली जा रही है? यहां से आउटफ्लो क्यों हो रहा है? देखिए, ये मैं वही बताना चाह रहा हूं, जिस कंट्रीज के जो इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में आए वो कंट्री में वो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यदि मैं आज दिल्ली में रहता हूं और हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट करता हूं और दिल्ली में मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो मैं हैदराबाद का भी इन्वेस्टमेंट क्योंकि पाटिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, तो लास्ट कमेंट तुरंत से सर। नहीं, सबसे बड़ी बात मुंजा जी ये है कि दावे करना और वास्तविकता, इसमें आपको अगर 8 साल तक अंतर दिखाई दे, दूसरी टर्म में भी अंतर दिखाई दे, तो ये केवल मुंह की मुजोरी है और क्या है। ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा और क्या है? आप कहते हो मोबाइल हमने बनाया, आज मोबाइल का रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया टैक्स की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें जो सस्ती थी वो भी महंगी हो रही है। और इनका झूठ बोलना है, मैं अभी एक्सपोज करता 2 चीजों से। अमेरिकन एम्बेसी हमारे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को लेटर देती है कि रशिया से आने वाले टैंकर आप यहां उतारो नहीं। इतनी हिम्मत! अरे हमारी सार्वभौमता, हमारी सोवरेनिटी देश की क्या हमने गिरवी रख दी है अमेरिका के पास? इतनी हिम्मत कैसे होती है? पहली बात। दूसरी बात, अगर आप रशिया से ऑयल ला रहे हो, आपके बात पे हमको भरोसा नहीं है क्योंकि अमेरिका को आप ठुकरा नहीं सकते, इतनी हिम्मत नहीं है। हमने ईरान से लाया था, रुपी दिनार का हमारा ट्रेड था और एक एस्ट्रो अकाउंट जो है वो भी बनाया था, ये भी रास्ता दिखाया था जो आपने अपना नहीं पाए हैं। तो अगर आप लाते हो तो फिर ज्यादा एक्सपोर्ट क्यों करते हो? जो ऑयल आता है वो सस्ता आप बांग्लादेश को, वियतनाम को, सबको एक्सपोर्ट करते हो, लेकिन देश के नागरिक को आप देते नहीं। ठीक, तो आम लोगों के लिए खास तौर से, क्योंकि जब ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसका असर फिर डोमेस्टिक चीजों पर भी पड़ जाता है, तो उस पर देखने की जरूरत है और गवर्नमेंट आरबीआई को एक बेहतर नीति के साथ भी आगे आने की जरूरत है। वहीं प्रोज भी हो सकते हैं, एक्सपोर्ट में काफी बेहतरी भी आ सकती है डेप्रिसिएशन की वजह से। आने वाले दिनों में क्या आवाम को राहत मिल पाएगी या फिर इन्फ्लेशन रेट हाई होने की वजह से मजीद मुश्किलात से लोगों को दो चार होना पड़ेगा? बेहद शुक्रिया अवस्थी साहब और साथ साथ पाटिल साहब, आप दोनों का हमारे साथ बात करने के लिए। दो रुख में फिलहाल इतना ही। आदाब।